तो यार हमेशा की तरह आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें टॉप 5 बेन 10 के ऐसे अननोन रैंडम फैक्ट्स बताने वाला हूँ जिनके बारे में तुम्हें शायद ही पता होगा और इन्हें सुन के तुम्हारे मुंह से भी यही निकलेगा। Oh, good. Why, that's very good. Yes, I like that. और एंड में मैंने एक बोनस फैक्ट भी बताया है, तो इसलिए उसे मिस नहीं करना चाहते तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और हाँ, इस वीडियो का लाइक एम और कमेंट्स का एम भी पूरा करवा देना, जो कि है सिर्फ 6000 लाइक्स और 300 कमेंट्स। यार बहुत दिनों बाद वीडियो में लाइक एम और कमेंट्स का एम रखा है, तो इसलिए यार जल्दी से प्लीज कंप्लीट करवा देना। एनीवेज, तो अब अपनी मेन वीडियो को शुरू करते हैं हमारे फैक्ट नंबर 1 के साथ। फैक्ट नंबर 1, तो जब भी बेन किसी एलियन में ट्रांसफॉर्म होता है तो कई बार हमें उस एलियन का ट्रांसफॉर्मेशन सीक्वेंस भी दिखाया जाता है, जिन्हें हर बार देखने में काफी ज्यादा मजा भी आता है, क्योंकि हर एक ट्रांसफॉर्मेशन सीक्वेंस में बेन को एलियन में ट्रांसफॉर्म होते हुए काफी डिटेल में दिखाया जाता है, जिनके बारे में मैंने अपनी इन वाली वीडियोस में अच्छे से डिस्कस भी करा है। पर जो चीज मुझसे छूट गई और जिस चीज पे आपने भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया होगा वो है इन ट्रांसफॉर्मेशंस के बैकग्राउंड में दिखाई देने वाली ये अजीब सी हिलती हुई गोल चीजें या बबल्स। बेन 10 एलियन फोर्स के ट्रांसफॉर्मेशन सीक्वेंस में ये जो बबल्स दिखाए गए हैं ये असल में कई सारे डिवाइडिंग सेल्स और टिश्यूज हैं, और क्योंकि इस ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान बेन की पूरी बॉडी के सेल्स बदल रहे हैं, उसकी पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर बदल रहा है, तो इसलिए इनका यहाँ बैकग्राउंड में होने का काफी ज्यादा सेंस भी बनता है और ये एलियन फोर्स के ट्रांसफॉर्मेशंस को एक यूनिक टच भी देते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बेन 10 क्लासिक के ट्रांसफॉर्मेशन सीक्वेंस के बैकग्राउंड में ये जो अजीब सी ब्लैक बबल्स जैसी चीजें हैं ये कोई डिवाइडिंग सेल्स या टिश्यूज नहीं है, बल्कि ये हैं कर्बी डॉट्स या फिर जिन्हें कर्बी क्रैकल्स भी कहा जाता है। अब कर्बी डॉट्स या कर्बी क्रैकल्स एक्चुअल में एक आर्टिस्टिक कन्वेंशन है किसी सुपर हीरो या फिर साइंस फिक्शन कॉमिक बुक में किसी अनस्पेसिफाइड एनर्जी के अराउंड नेगेटिव स्पेस को दर्शाने का, जिन्हें कॉमिक बुक इंडस्ट्री के एक बहुत ही जाने माने कॉमिक बुक आर्टिस्ट द लेजेंडरी जैक कर्बी यूज किया करते थे। और आज भी कई सारी कॉमिक्स में इन कर्बी क्रैकल्स को एक्सप्लोजन्स, स्मोक, ब्लास्ट, कॉस्मिक एनर्जी और आउटर स्पेस फिनोमिना को दर्शाने के लिए यूज किया जाता है। और अब तुम्हें पता है कि इन्हें बेन 10 में भी दिखाया गया है, जो कि एक सटल रेफरेंस है जैक कर्बी सर का। फैक्ट नंबर 2, तो बेन के पास जो कार थी, क्या आपको उसका नाम पता है? अगर आपको नहीं पता तो कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मैं बताता हूं। उस कार का नाम था DX Mark 10 एंड ये कार एक्चुअल में रियल लाइफ की Mazda RX-8 कार का एक थोड़ा मॉडिफाइड वर्जन थी। वैसे कई सारे लोगों को ये लगता है कि बेन की ये कार हमें बेन 10 अल्टीमेट एलियन सीरीज में सबसे पहले दिखाई गई थी, लेकिन ऐसा नहीं है। बेन की ये कार हमें सबसे पहले बेन 10 एलियन स्वॉर्म मूवी के अंदर दिखाई गई थी, जहां केविन ने इस कार को बेन को तोहफे में दिया था। लेकिन जब इसे बेन 10 अल्टीमेट एलियन सीरीज में दिखाया गया तो इसका लुक थोड़ा सा बदल दिया गया, जिससे कि कई सारे लोगों को लगा कि ये बेन की कोई नई कार है। वैसे पता नहीं कि आपने नोटिस किया या नहीं, लेकिन बेन की कार के पहिए पे जो डिजाइन है ना, ये अल्टीमेट्रिक्स के सिंबल की तरह दिखाई दे रहा है। DX Mark 10 को बेन 10 ओमनिवर्स के सिर्फ एक एपिसोड में ही दिखाया गया था, और वो एपिसोड था द मोर थिंग्स चेंज पार्ट 1। और क्योंकि डेरिक जे वाइट को बेन की ये कार कभी भी पसंद नहीं थी, तो इसके बाद से उसे ऑन स्क्रीन कभी दोबारा दिखाया ही नहीं गया। और अभी के लिए DX Mark 10 को बेन की मॉम यानी कि सैंड्रा चलाती हैं। फैक्ट नंबर 3, तो तुमने बेन 10 ओमनिवर्स का लास्ट एपिसोड तो देखा ही होगा, जिसमें बेन फाइनली मेल्ट्रोएंट को हराकर अपने यूनिवर्स को बचा लेता है। एंड इस एपिसोड में जो फाइनल वाला सीन था ना, ये सच में काफी ज्यादा अमेजिंग था। लेकिन क्या तुम्हें पता है, इस अकेले 19-20 सेकंड के सीन में, या फिर यूं कह लो कि इस पूरे ही एपिसोड में बेन ने टोटल 54 एलियंस को यूज किया था। एंड इससे ये बेन 10 सीरीज का एक लौता ऐसा एपिसोड बन गया जिसमें बाकी दूसरे किसी भी एपिसोड के मुकाबले बेन के इतने सारे एलियंस अपीयर हुए हैं। एंड अगर आपको ऐसा लगता है कि बेन के पास जितने भी एलियंस थे वो सारे के सारे इस वाले सीन में दिखा दिए गए थे, तो आप एकदम ही गलत हो। इस वाले सीन से बेन के टोटल 9 एलियंस मिसिंग थे। जेटरे, फास्ट ट्रैक, कमेलियन और स्पिटर का तो समझ में आता है, क्योंकि उन्हें पहले कभी बेन 10 ओमनिवर्स में नहीं दिखाया गया, तो इसलिए उन्हें इस वाले सीन में भी नहीं दिखाया जा सकता। लेकिन मरकपचक, आर्टिक
इगुआना, बज़शॉक, फ्रैंकेनस्ट्राइक और स्नैरो को तो पहले ही बेन 10 ओमनीवर्स में दिखाया जा चुका था ना, तो फिर इन्हें इस वाले सीन में अपीयर क्यों नहीं करवाया गया। अब हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि जब इसी सीन के दौरान कैमरा मेल्ट्रोएंट पे फोकस करता है तो बेन इन एलियंस में ऑफ स्क्रीन ट्रांसफॉर्म हुआ हो, या फिर सिंपली ऐसा भी हो सकता है कि क्रिएटर्स इन एलियंस को इस वाले सीन में ऐड करना ही भूल गए। फैक्ट नंबर 4, मेरी किसी फैंस क्वेश्चन वाली वीडियो के अंदर किसी ने मुझसे ये सवाल पूछा था कि क्या किसी अल्टरनेट टाइमलाइन में इवल एज़मथ हो सकता है, जिस पे मैंने जवाब देते हुए ये कहा था कि कोई ना कोई टाइमलाइन ऐसी होगी जिसमें एज़मथ इवल हो सकता है। पर अब मैं खुद को इस फैक्ट के साथ करेक्ट करना चाहूंगा कि नहीं, मैं गलत था। एज़मथ चाहे किसी भी अल्टरनेट डायमेंशन में हो या टाइमलाइन में हो, वो कभी इवल हो ही नहीं सकता। एज़मथ जैसा इंटेलिजेंट बंदा कभी बुराई का साथ नहीं देगा, क्योंकि उसके हिसाब से इवलनेस, जेलसी और डिस्ट्रक्शन जैसी चीजें एकदम पॉइंटलेस है। और इस बात का प्रूफ हमें बेन 10 ओमनीवर्स के उस एपिसोड में मिल गया था, जिस एपिसोड में अल्टीमेट एल्बिडो ने अपने आप को एज़मथ के प्राइमरी ब्रेन के साथ मर्ज कर लिया था, और उसके बाद उसने कुछ ये कहा था। No. Now I see the universe for what it is. You're all dust, bound by one enormous universal force. No, not universal. This omniversal force continues forever, in every direction, through every reality. My lust for power, my jealousy of Azimuth, it isn't just evil. Ultimately, it's pointless. फैक्ट नंबर 5, सो तुमने बेन 10 अल्टीमेट एलियन का एंड्रियस फॉल्ट नाम का एपिसोड तो देखा ही होगा, जिसमें बेन एंड्रियस को स्कैन करता है और उस एपिसोड के एंड में एग्रेगोर आता है और एंड्रियस को अपने साथ ले जाता है। हाँ, तो उसी एपिसोड के स्टार्टिंग में जब बेन किसी न्यूज रिपोर्टर के साथ इंटरव्यू कर रहा होता है, तो उसी वक्त वहाँ पे बेन का एक फैन आता है और उससे बोलता है कि मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, लेकिन आपको ये बताना चाहता हूँ कि इतनी ज्यादा हाइप के बाद भी मुझे एलियन एक्स स्मूदीज पसंद नहीं आई और इसका टेस्ट भी अच्छा नहीं है। What? I'm your biggest fan, but you know, after all the hype, the Alien X smoothie was a real disappointment. Kind of tastes like filler. अब इस सीन को यहाँ पे क्रिएटर्स ने जानबूझ के ऐड किया था, क्योंकि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे फैंस जो थे वो एलियन एक्स वाले एपिसोड से काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड थे। और ये डिसअपॉइंटमेंट लोगों को इसीलिए थी क्योंकि एलियन एक्स को लेकर पहले काफी ज्यादा हाइप बनाई गई थी कि वो बेन का 10th एलियन है, बेन का सबसे ज्यादा पावरफुल एलियन है, बेन उसमें ट्रांसफॉर्म होने से डरता है, और भी पता नहीं क्या क्या चीजें बोली गई थी एलियन एक्स की हाइप बनाने के लिए। ऊपर से एलियन एक्स के डेब्यू वाला एपिसोड बेन 10 एलियन फोर्स के सीजन 1 का फाइनल एपिसोड यानी कि सीजन फिनाले भी था, तो ऑब्वियसली सबकी एक्सपेक्टेशंस इस एपिसोड को लेकर काफी ज्यादा बढ़ गई थी। पर अंत में जब लोगों ने इस एपिसोड को देखा तो वो काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हुए, क्योंकि जिस एलियन एक्स के अराउंड इतनी ज्यादा हाइप बनाई जा रही थी, उसने इस एपिसोड में एक डैम को फिक्स करने और पूरे एपिसोड में पुतला बन के खड़े रहने के अलावा और कुछ भी नहीं किया। हाँ, अब तो एलियन एक्स के काफी सारे फैंस हैं, जिसका एक लौता रीजन बेन 10 ओमनीवर्स ही है, क्योंकि बेन 10 ओमनीवर्स ने एलियन एक्स को शाइन करने का पूरा मौका दिया और उसे काफी बढ़िया मेमोरेबल मोमेंट्स भी दिए। लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि बेन 10 अल्टीमेट एलियन के टाइम पे लोग एलियन एक्स से काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड थे, और इसी चीज को बेन 10 के क्रिएटर्स ने शो के अंदर एक जोक के तौर पर इस सीन में शामिल कर लिया। और अब क्योंकि तुमने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है, तो इसलिए ये रहा तुम्हारे लिए बोनस फैक्ट। क्रैब जो कि एक बाउंटी हंटर है और बेन टेनिसन के वन ऑफ द ओल्डेस्ट विलन्स में से एक है, और क्योंकि इसकी बॉडी दिखने में रोबोटिक है तो इसीलिए आपको ऐसा लग सकता है कि ये कोई रोबोटिक एलियन है, पर ऐसा नहीं है। असल में क्रैब की स्पीशीज का नाम है पाइसेस प्रीमन और क्रैब के होम प्लेनेट का नाम है पाइसेस। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, क्रैब की स्पीशीज का होम प्लेनेट भी सेम वही है जो कि हमारे रिबजॉस की स्पीशीज का है। और नहीं, क्रैब जैसा अभी दिखता है वैसा वो हमेशा से नहीं था, बल्कि अभी उसकी हालत ऐसी इसीलिए है क्योंकि एक भयंकर वॉर के दौरान वो काफी ज्यादा घायल हो गया था और अपनी बॉडी का 95% बायोलॉजिकल पार्ट गवा चुका था, जिसे समय रहते साइबरनेटिक बॉडी या फिर यूं कहूं कि रोबोटिक बॉडी के जरिए बचा लिया गया। क्रैब की स्पीशीज असल में कैसी दिखाई देती है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन क्रैब का तो नाम ही क्रैब है और उसकी साइबरनेटिक बॉडी भी एक क्रैब की तरह ही दिखाई देती है, तो फिर हम ऐसा मान के चल सकते हैं कि क्रैब
क्रैब की जो ओरिजिनल बायोलॉजिकल बॉडी थी वो भी कुछ ऐसी ही दिखाई देती होगी। पर यहाँ पे सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज क्या है जानते हो? वो है वो भयंकर वॉर जिसमें क्रैब मरते मरते बचा। और वो वॉर कोई नॉर्मल वॉर नहीं थी, बल्कि वो वॉर थी दो ऑपोजिट प्लैनेट्स के बीच में, प्लैनेट पाइसेस और प्लैनेट पाइरोस। जी हाँ, आपने दोबारा एकदम सही सुना। रिपजॉज के होम प्लैनेट और हीट ब्लास्ट के होम प्लैनेट के बीच में एक बहुत भयंकर वॉर हुई थी, जो कि सुनने में तो काफी इंटरेस्टिंग लगता है, लेकिन अफसोस मेरे पास इससे रिलेटेड और कोई जानकारी अवेलेबल नहीं है कि ये वॉर कैसे और क्यों हुई। पर अगर अंदाजा लगाना हो तो मेरे ख्याल से इस वॉर के होने के पीछे का रीजन हो सकता है मैप ऑफ इन्फिनिटी का वो पीस जो कि प्लैनेट पाइसेस के कोर में छुपा हुआ था, या फिर इस वॉर का रीजन कुछ और भी हो सकता है। मुझे नहीं पता, मैं तो बस अंदाजा लगा रहा हूँ। पर अगर फ्यूचर में मुझे इससे रिलेटेड कोई इंटरेस्टिंग जानकारी मिलती है तो मैं आप सभी को जरूर बताऊंगा। और अब जाते जाते भी मैं तुम्हें एक और फैक्ट बता देता हूँ कि 65% लोग ऐसे हैं जो कि मेरी वीडियोस देखते तो हैं, लेकिन पता नहीं क्यों चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो अगर आप भी इन्हीं लोगों में से हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज सब्सक्राइब कर लो। ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक भी कर देना और मुझे कमेंट्स में बताना कि इन सभी फैक्ट्स में से तुम्हारा सबसे फेवरेट वाला फैक्ट कौन सा था। और बाकी तो अगर तुम्हें ऐसी ही और भी मजेदार बेन 10 फैक्ट वीडियोस देखनी है तो ये जो राइट वाली प्लेलिस्ट है ना, ये मैंने बिल्कुल तुम्हारे लिए ही बनाई है। तो इंतजार किस बात का, टूट पड़ो।